हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी यूपी पैट की लगातार क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है। तो वही क्लास का आज पार्ट नंबर 12 हम पढ़ेंगे, जिसमें अभी तक हम बहुत सारे प्रश्नों को देख चुके हैं और भी प्रश्नों को भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारी कंप्लीट श्रृंखला होने वाली है 1000 प्रश्नों की। उस 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में लगातार हम आपके सामने बने रहेंगे और आप हमारी वीडियो को कंप्लीट पूरी तरह से देखिएगा, जिससे आपकी नॉलेज जो होगी जो आपको अच्छी तरह से गेन हो पाएगी। यानी कि अच्छी तरह से आप नॉलेज को रख सकेंगे अपने पास में। इसके नोट्स बना लीजिएगा, बाई वन बाई आप सभी नोट्स बना लीजिएगा। कम से कम हम आपकी 100 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, मतलब 1000 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, वो लगभग में हम 40 वीडियो तक आपकी पूरी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हर वीडियो में हमारा भाई एवरेज 22 से 23, 20-22 क्वेश्चनों का हमने रखा है। तो आप अगर लगातार बने रहते हैं इस श्रृंखला के साथ में, तो आपको पूरी तरह से एक जीएस एक मेन मुद्दे की तरह समझ में आ जाएगी। बहुत जल्दी हम करंट अफेयर्स की भी सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो सभी लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। कंप्लीट वीडियो को आप देखेंगे तो आपकी नॉलेज बेहतर गेन हो पाएगी आपके समक्ष, और आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि आने वाले पेपरों में जो भी प्रश्न जीएस के पूछे जाएंगे वो कुछ इसी प्रकार के रहेंगे। तो चलिए मूव करते हैं पहले प्रश्न की ओर। यानी कि आज हम देखते हैं अभी तक हम कंप्लीट कितने प्रश्न पढ़ पाए हैं। तो अभी तक हमने 228 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी बात 229वें प्रश्न पर होने वाली है। तो 229वां प्रश्न देखिएगा कि द्रविड़ मंदिर वास्तुकला में सभा और भवन को वेस्टिबुलर सुरंग के माध्यम से गर्भगृह के रूप से जोड़ा गया है, जिसे रूप में जाना जाता है। तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये प्रश्न काफी कठिन है। अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे तो काफी कठिन प्रश्न है, लेकिन आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो आपकी जीएस किसी भी पेपर में अलग नहीं होती, यानी कि एमटीएस हो, सीजीएल हो, कोई सा भी पेपर हो, तो उसमें आपकी इसी प्रकार की जीएस पूछी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसके आंसर को क्या कहते हैं आप? ठीक है, इसके आंसर को कहते हैं अंतराला कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराला कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें गोपुरम क्या है, तो गोपुरम अगर हम बात करें कि तो द्रविड़ियन जो आपकी वास्तुकला होती है, मंदिरों का मुख्य प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या होता है? मुख्य प्रवेश द्वार कहते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं? मुख्य प्रवेश द्वार कहते हैं गोपुरम को। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर हमारा क्या होगा? यही आंसर होगा। कह रहा है बौद्ध धर्म के संदर्भ में महाबलिष्कर्मण किस घटना का प्रतिनिधित्व करता है? आपको पता है कि बौद्ध आपके सिलेबस में हिस्ट्री के मेन टॉपिकों में से एक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की अगर बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध को संस्थापक माना जाता है बौद्ध धर्म का। तो प्रश्न है कि महाबलिष्कर्मण जो है ये आपके किस घटना का प्रतिनिधित्व करता है? बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करते थे। सारनाथ में बुद्ध ने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया। कुशीनगर में एक पेड़ के नीचे बुद्ध का निधन हो गया। यह बुद्ध द्वारा सत्य या सांस्कारिक समस्याओं के हल की खोज करने में अपना गृह त्याग कर दिया। तो बुद्ध ने अपना गृह 29 वर्ष की अवस्था में त्याग कर दिया और 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो एक घटना जो महाबलिष्कर्मण है, ये क्या है? गृह त्यागने की घटना से संबंधित है। अगर बात करें कुशीनगर में एक पेड़ के नीचे बुद्ध का निधन हो गया, तो हम इसे क्या कहेंगे बौद्ध ग्रंथों में? तो हम इसे बौद्ध ग्रंथों में कहेंगे महापरिनिर्वाण के नाम से जानेंगे। राइट, महापरिनिर्वाण के नाम से जानेंगे। और यही से अगर हम बात करें कि बुद्ध सारनाथ में बुद्ध ने अपने पहले उपदेश दिया था, सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, इसे हमने कहा धर्मचक्र परिवर्तन। इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, तो गृह त्यागने की घटना को हमने क्या कहा? महाविनिष्क्रमण। गॉट इट? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी
यानी कि गृह त्यागने की घटना को। तो बुद्ध ने अपने जीवन काल का जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे हमने धर्मचक्र प्रवर्तन कहा। लेकिन अगर बात करेंगे बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए, तो बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा जीवन श्रावस्ती में बताए थे, और बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश भी कहां पर दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। लेकिन पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो पहला उपदेश दिया था आपके सारनाथ में, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ओके, तो बहुत सारे, अगर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी। प्रश्न इतना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वायसराय के समय में बनाई गई थी, या किस गवर्नर जनरल के समय में बनाई गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या सर जॉन शोर। अगर मैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर मैं बात करूं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की यहां से बात करते हैं, तो देखिएगा भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल इनको माना जाता है। इन्होंने भारत में क्या कर दिया था, सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। यानी कि सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था 4 दिसंबर 1829 को। तो 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसमें एक भारत के समाज सुधारक का नाम बहुत ही उल्लेखनीय है सती प्रथा को लेकर, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के साथ इन्होंने रूल नंबर 17 बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया था 4 दिसंबर 1829 में। इन्हीं के समय में एक प्रथा थी ठगी की, तो ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया था 1830 में। और अगर बात करें तो कर्नल सैलीमैन को यहां पर नियुक्त किया था, कर्नल सैलीमैन को नियुक्त किया था। किसके लिए, आपके किसके लिए नियुक्त किया था, तो यहां पर नियुक्त किया था कर्नल सैलीमैन को, ओके, ठगी प्रथा के लिए। तो ठगी प्रथा को 1830 में प्रतिबंधित कर दिया, और 4 दिसंबर 1829 को इन्होंने सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के साथ क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और ठगी प्रथा के लिए कर्नल सैलीमैन को यहाँ पर नियुक्त किया था इन्होंने। ओके, तो ये कुछ प्लस पॉइंट यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल के रहे थे। लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी के समय में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनाया गया था, और लॉर्ड डलहौजी ने कई सारी नीति अपनाई, जैसे व्यक्तिगत सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति शुरू की, या हम कह सकते हैं विलय की नीति, विलय नीति, या कह सकते हैं हड़प नीति। तो सबसे पहले इन्होंने जो हड़पा था उसको हड़पा था सितारा को, सतारा को सबसे पहले हड़पा था, जो कहां पर है आपके महाराष्ट्र में। सतारा को सबसे पहले हड़पा था, और कुशासन का आरोप लगाकर 1800 कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में इन्होंने अवध को हड़प लिया था। तो प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले इन्होंने किसको हड़पा, हड़प नीति के तहत। तो सबसे पहले इन्होंने महाराष्ट्र में सतारा को हड़पा, और कुशासन का आरोप लगाने के बाद इन्होंने हड़प नीति के तहत अवध को हड़प लिया था 1856 में। उसके बाद अगर बात करेंगे 1857 आ गया, और 1857 में भारत के जो वायसराय बन गए वो कौन बन गए, आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वायसराय कौन बन गए, आपके लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर वायसराय बन गए, जिनका शासनकाल 1856 से लेके 1862 तक रहा। उसके बाद 1857 क्रांति हो गई, तो यहाँ पे वायसराय कौन बन गए, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर वायसराय आपके बन गए। तो इस तरह हमारा राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा आंसर राइट होगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के बारे में आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न गवर्नर जनरल के सिलेबस से भी बनते हैं। ठीक है,
आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल के पहले गवर्नर को कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसके लिए हम विस्तृत टॉपिक को भी देखेंगे जो कि गवर्नर जनरल से संबंधित होगा। क्या कहते हैं हम, ठीक है, क्या कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर। ओके, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है? नर्मदा नदी, क्या क्या, बानस नदी, चंबल नदी, माही नदी। तो कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? राजस्थान से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो किस श्रृंखला से निकलेंगी? अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो आप ये बता दीजिएगा कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, या कह दें हम राजस्थान राज्य से कौन सी नदी निकलती है। ओके, तो बात वही है, प्रश्न आपका उसी प्रकार। थोड़ा सा अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला एक प्रकार के अपशिष्ट पर्वतों के अंतर्गत आती है। किस प्रकार के पर्वतों के अंतर्गत आती है? अपशिष्ट प्रकार के पर्वतों के अंतर्गत आती है। और अगर इसके बारे में हम बात करें यहां से कि किन पर्वतों के अंतर्गत आती है, तो अपशिष्ट पर्वतों के अंतर्गत आती है अरावली श्रृंखला। विश्व, अगर यहाँ पे हम विश्व बोलेंगे तो विश्व का पार्ट भारत भी है। विश्व व भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है, जो एक प्रकार के अपशिष्ट पर्वतों के अंतर्गत आती है। प्राचीन श्रृंखला है जो एक प्रकार के अपशिष्ट पर्वतों के अंतर्गत आती है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं माउंट आबू। माउंट आबू पर एक मंदिर बना हुआ है राजस्थान में, जिसे हम कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। प्रश्न ये भी बन सकता है कि दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है, तो आप कह सकते हो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म से क्या है, संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आंसर क्या होगा इसका? बानस रिवर। बानस रिवर जो है वो आपके कहां पर बहती है? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और बहती है। राजस्थान में एक नदी है जिसे कहते हैं लूनी नदी। तो भारत की एकमात्र भूमिगत नदी है जो जमीन के अंदर से होकर बहती है। यानी कह सकते हैं, बहुत आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिगत नदी है, तो लूनी नदी को क्या कहते हैं? भूमिगत नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो भूमिगत नदी के नाम से लूनी नदी को जानते हैं। ये भी कहां पर है? तो इसकी भी अगर हम बात करें, ये भी कहां पर है? आपकी राजस्थान में। ठीक है, अब राजस्थान की अगर और भी बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। अगर बात करें सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है, तो राजस्थान सबसे बड़ा भारतीय राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, तीसरे पे बात करेंगे तो महाराष्ट्र, और चौथे पर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर आपके उत्तर प्रदेश आता है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे, और राजस्थान से ऐसे कई सारे पॉइंट बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बानस रिवर। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? बहुत ही सरल प्रश्न है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, ये बताइएगा आप लोग। अमरावती, तुंगभद्र, भवानी या हेमावती? तुंगभद्रा बोलते हैं हम इसको। अब अगर हम बात करेंगे कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी देखिएगा आपके कहां से निकलती है, ये बात हमको पता होनी चाहिए सबसे पहली। तो कृष्णा नदी आपके महाबालेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाबालेश्वर से निकलती है और उसकी सहायक नदी जो है वो आपकी तुंगभद्रा है। कौन सी नदी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कृष्ण नदी के बारे में, तो प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी है। तो प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी है
या हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी क्या है नदी है, तो कृष्णा नदी है, जो आपके महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। तो पहली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? अगर हम फर्स्ट की बात करें कि फर्स्ट प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी की बात करेंगे? तो गोदावरी नदी कर्नाटक नहीं, यानी कि नासिक के, महाराष्ट्र नासिक के त्रंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। त्रंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो देखिएगा पहली जो रिवर है हमारी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करेंगे तो गोदावरी नदी है, और दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो कृष्णा नदी है। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं। तो देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी। लेकिन अगर बोले कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी हम कहते हैं। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और गोदावरी की लंबाई आपकी 1465 किलोमीटर है। ओके, तो इस तरह प्रश्न हमारा क्या होगा, तुंगभद्रा। ठीक है, अगर बात करेंगे आंध्र प्रदेश का एक शहर है जो काफी बड़ा है, विजयवाड़ा, वो किस नदी के किनारे है, तो वो आपके कृष्णा नदी के किनारे है। तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे होगा, तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? क्या जोरदार प्रश्न है कि उत्तर भारत में वही फसल खरीफ की है और दक्षिण भारत में वही फसल क्या है, रबी की है। क्या होगा इसका आंसर, देखिएगा। क्या होगा इसका ठीक आंसर, तो देखिएगा रागी, गेहूं, जौ या तिल। क्या होगा आपका, तिल। तिल की बात करेंगे तो उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो हमारे जो कृषि है उसमें तीन प्रकार की फसल होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और आपके जायद की फसल, या हम उन्हें कह सकते हैं नकदी फसल के नाम से उनको हम जानते हैं। अब मुझे बात बताइएगा कि अगर मैं बात करूं कि गेहूं, गेहूं की अगर मैं यहां से बात करूं कि गेहूं का प्रथम साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता या हमें पाषाण कालीन स्थलों में कहां से प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता की दो मुख्य फसलें थी, एक तो थी गेहूं और दूसरी थी जौ। तो दो मुख्य फसलें थी, गेहूं व जौ। अगर मैं बात करूंगा गेहूं का जो सबसे पहला साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था, वो कहां से मिला था आपकी? और चावल का सबसे पहला साक्ष्य हमको कहां से मिला था? तो चावल का पहला साक्ष्य हमको कोल्डी हवा, और गेहूं का पहला साक्ष्य हमको मिला था मेहरगढ़ से। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जौ का हमें प्रथम साक्ष्य कहां से मिला, तो उन्नत प्रकार के किस्म हमको जौ के किस्म कहां से मिले, बनावली से। ठीक है, कहां से मिले हमको, तो हमको मिले बनावली से। तो इस प्रकार हमें जितनी भी फसलें हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कुल कितनी प्रकार की फसलों की जानकारी रखी, तो कितनी प्रकार की फसलों की जानकारी रखी, 9 फसलों की जानकारी रखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर दर्शाए गए अशोक चक्र में कितनी डंडियां एक कितनी तीलियां हैं? ठीक है, आप देखिएगा सभी को ये प्रश्न पता होगा, कितनी तीलियां हैं आपकी, 24 हैं, 36 हैं, 16 हैं या 32 हैं? तो कितनी तीलियां हैं आपकी, 24। कितनी तीलियां हैं, 24 हैं आपके अशोक चक्र में। ठीक है, 61वां संवैधानिक संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित है आपका, 61। मतदान की उम्र कम करना, प्राथमिक शिक्षा, सदस्यों की अयोग्यता, यह संसद की प्रक्रिया। पहली बात तो हम ये देखेंगे संसद भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, और संसद के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका राज्यसभा, राज्यसभा, और आपका दूसरा पार्ट है लोकसभा।
राज्यसभा और लोकसभा। अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा आती है। और बात अगर करेंगे संसद की, तो संसद किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में क्या है, आपके संसद है। सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित है नहीं 61वां संविधान संशोधन। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है नहीं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, जिसके लिए 86 संविधान संशोधन 2002 लागू किया गया था। ठीक है, 2002 लागू किया गया था। ओके, मतदान की उम्र को कम करना, तो ठीक आंसर यही है, मतदान की उम्र को कम करना। तो मतदान की उम्र को कम किया गया 61 संविधान संशोधन 1988, लेकिन इसे लागू किया गया था 1989 में। जब इसे लागू किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। तो राजीव गांधी जी के समय में इसे लागू किया गया था। और जो मतदान की जो हमारी आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन इसे घटाकर कितना कर दिया गया है, आपके 18 वर्ष। तो अब हम मतदान किस वर्ष में कर सकते हैं, तो मतदान कर सकते हैं 18 वर्ष में। इसको 61 संविधान संशोधन 1988 के तहत लागू किया गया था कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी गई 21 वर्ष से घटाकर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ से कि हमारी जो मतदान की जो आयु है वो 18 वर्ष है वर्तमान समय में, तो मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार होगा, तो मतदान देने का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मतदान की आयु किस प्रधानमंत्री के समय घटाई गई है, ये भी हो सकता है तो किस प्रधानमंत्री के समय घटाई गई थी, तो राजीव गांधी इस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन से कथन जो हैं वो आपके सत्य नहीं है। उनके कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया था, बिल्कुल ठीक है। किस अनुच्छेद में किया गया था, अनुच्छेद नंबर 76 में किया गया था। वे सरकार के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं, बिल्कुल। सरकार के सर्वोच्च कानून अधिकारी भी होते हैं, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं सर्वोच्च कानून अधिकारी, यानी कि देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है, देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी। वह दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। उनकी पदावधि तय होती है, तो उनकी पदावधि तय नहीं होती है, उनकी पदावधि राष्ट्रपति के अनुसार चलती है। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। तो भारतीय संविधान में कहा गया है 76 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। या महान्यायवादी के पद का प्रावधान है जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उनकी पदावधि का कोई भी उल्लेख नहीं है। अटॉर्नी जनरल को देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कहते हैं। वह दोनों सदनों में भाग ले सकता है, लेकिन उसकी पदावधि किसके अकॉर्डिंग निर्भर करी जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्भर करेगी, यानी राष्ट्रपति के ऊपर ही निर्भर करेगी। इस समय अगर बात करेंगे महान्यायवादी का पद कहाँ से लिया है, तो यूके के संविधान से। यूके का मतलब आप उत्तराखंड ना समझिएगा, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से महान्यायवादी के पद को ग्रहण किया गया है। कहां से ग्रहण किया गया है, ओके एक सेकेंड, कहां से ग्रहण किया गया है, तो ग्रहण किया गया है आपके अमेरिका के संविधान से, सॉरी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। ठीक है, कहां से, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ना कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। अगर आपको बताएंगे कि कैग का जो पद होता है, कैग का पद जो ग्रहण किया गया वो कहां से ग्रहण किया गया है, तो कैग के पद की अगर बात करेंगे तो ये आपके यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, कैग का पद यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। लेकिन अगर पूछे महान्यायवादी का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो अमेरिका के संविधान से
अगर मैं देखिए बात करूंगा, 3 अधिकारी होते हैं, जैसे राज्य का अधिवक्ता, यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। राज्य का अधिवक्ता ये सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है राज्य का, जिसके लिए एक अनुच्छेद प्रयोग किया था, अनुच्छेद 165। महान्यायवादी को आप लोग जानने लगे हैं आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 76। और अगर बात करेंगे कैग नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, तो हम कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 148। आर्टिकल नंबर 148 के तहत इस पद का सृजन किया जाता है। ओके, इस वस्तु का जड़त्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है कि किसी वस्तु का जड़त्व जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है। तो भाई जड़त्व किसके द्वारा मापेंगे? हमेशा द्रव्यमान के द्वारा मापेंगे। कैसे मापेंगे? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हमारे मानव मस्तिष्क का जो वेट होता है वो कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, 1400 ग्राम। और लड़कियों की अगर बात करेंगे 1350 ग्राम, यानी कि जो भी अंतर होता है पुरुष के मस्तिष्क में और महिला के मस्तिष्क में, वो कितना होता है? आपके 50 ग्राम का होता है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं ना कि लड़कियों में दिमाग क्या होता है? कम होता है। तो वो साइंस के अकॉर्डिंग ही कम होता है, हमने आपने नहीं किया है। तो लड़कियों के दिमाग जो होता है वो क्या होता है? आपका कम होता है। इसीलिए साइंस कहती है कि 1400 ग्राम पुरुषों में होगा तो महिलाओं में कितना होगा? तो महिलाओं में 1350 ग्राम अप्रॉक्स होता है। इससे हम कह सकते हैं कि हमारे अगर बात करें पुरुष और महिलाओं में तो 50 ग्राम का वेट जो होता है वो कम होता है। तो प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है सोने जागने के चक्र यानी कि स्लीपिंग व उठिंग, है ना, राइजिंग के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? कौन सा करता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन यानी कि सोने जागने के लिए हमें उठना है तो कहाँ जाना? हमको मेला करने जाना है। ठीक है, सोएंगे उससे पहले मेला को घूम के आएंगे, जगेंगे उसके बाद मेला में जाएंगे। तो मेला उत्तर प्रदेश में बहुत प्रकार के लगते भी हैं, भारतवर्ष में भी बहुत प्रकार के मेले लगते हैं। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन्स होगा? मेलाटोनिन इसके लिए क्या होगा? हार्मोन्स होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला मूलभूत पोषक पदार्थ है? मूलभूत पोषक पदार्थ है। सी ऑप्शन को गायब कर दिए, 3 ही ऑप्शन है। कौन सा आंसर होगा? पोटेशियम। पोटेशियम सभी में पाया जाता है जितने भी उर्वरकों में पोषक पदार्थ के रूप में होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तो केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है आपके? ठीक है, केरल की अगर हम बात करेंगे तो केरल में आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। देखिएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क वह नेशनल पार्क जिसमें भारत की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत की सबसे अधिक जैव विविधता, भारत की सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? आपके साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पाई जाती है, जो आपके कहाँ पर है? केरल में है। उसके बाद अगर बात करेंगे जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं, तो जैव विविधता दिवस हम बनाते हैं 22 मई को। कब बनाते हैं जैव विविधता दिवस? तो 22 मई को बनाते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है आपके? ठीक है, तो वो भी आपके केरल में है। और आपका एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। और यही हमसे पूछा गया केरल में कौन सा नेशनल पार्क? तो केरल में ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। काजीरंगा की बात करेंगे तो काजीरंगा आपके कहाँ पर है? सिक्किम में तो कंचनजंगा है, लेकिन एक कंफ्यूजन है।
तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क वो आपके कहां पर है, वो आपके सिक्किम में है। लेकिन अगर बात करें, ठीक है, लेकिन अगर यहां से हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, तो आपके असम में है। संजय गांधी की बात करेंगे तो कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जडोबा तो नहीं है लेकिन टडोबा है, ठीक है, टडोबा, टडोबा कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में। टडोबा नेशनल पार्क अगर बात करें तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क आपके। ओके, अगला प्रश्न है कि जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात हो जाता है। जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो निर्यात, देखिएगा हमारे पास दो शब्द होते हैं, एक तो होता है निर्यात और एक होता है आयात। यह हम कह सकते हैं आयात और निर्यात, ठीक है, आयात और निर्यात। कह रहे जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया जाएगा तब निर्यात क्या होगा, तो निर्यात क्या होगा, निर्यात हमेशा सस्ता होगा लेकिन आयात हमेशा क्या होगा, महंगा हो जाएगा। तो निर्यात हमेशा सस्ता होगा, आयात हमेशा क्या हो जाएगा, आयात की अगर हम बात करें तो निर्यात हमेशा सस्ता होगा, बट आयात की अगर बात करें तो आयात हमेशा महंगा होगा। प्रश्न किससे संबंधित है, प्रश्न निर्यात से संबंधित है, तो निर्यात हमेशा क्या होगा, सस्ता होता है लेकिन आयात हमेशा क्या होगा, महंगा आपका हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कह रहा है सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो किस भारतीय राज्य में स्थित है, असम, मणिपुर, त्रिपुरा या नागालैंड। बात करेंगे किस राज्य में है, आपके मणिपुर राज्य में है। किस झील पर है, तो लोकतक झील पर, लोकतक झील पर है, ठीक है, किस झील पर है, लोकतक झील पर है। ओके, कह रहे गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण किया गया था, किस स्तूप का निर्माण किया गया, सांची का स्तूप, धमेक का स्तूप, गणधर का स्तूप या नियामगिरी स्तूप। तो देखिएगा सांची के स्तूप की बात करेंगे तो आपके मध्य प्रदेश में है। धमेक का स्तूप का निर्माण किया गया था, यही राइट आंसर है। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें वाराणसी का स्तूप बेहद इंपॉर्टेंट है आपके, जिसे हम बोलते हैं सारनाथ का स्तूप। क्या बोलते हैं, सारनाथ का स्तूप। ये कहां पर है, आपके वाराणसी में है। और अगर बात करेंगे आपका सांची का स्तूप कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ओके, तो इस तरह हमारा आंसर क्या होगा, धमेक स्तूप, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान हकीम एहसानुल्लाह किस राज्य से जुड़े हुए थे। अरे एहसानुल्लाह जो है वो आपके किस राज्य से जुड़े हुए थे, तो किस राज्य से भाई इनको जोड़िएगा, दिल्ली, कानपुर, आपके बिहार व अवध। अवध की अगर बात करेंगे तो अवध से जुड़े हुए थे कुंवर सेन जुड़े हुए थे। बिहार से बात करेंगे तो बिहार से कौन जुड़ा हुआ था, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, अवध से जुड़े हुए थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल अवध से जुड़ी हुई थी। कुंवर जुड़े हुए थे बिहार से। कानपुर से बात करेंगे नाना साहब जुड़े हुए थे, और दिल्ली से जुड़े हुए थे बख्त खान। तो बख्त खान के प्रमुख सलाहकार थे हकीम एहसानुल्लाह। तो ये किस से जुड़े हुए थे, ये आपके दिल्ली से जुड़े हुए थे। कहां से जुड़े हुए थे, दिल्ली से जुड़े हुए थे 1857, ठीक है। अगर बात करेंगे 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे, तो जब भारत में 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इनके शासनकाल की बात करेंगे, डलहौजी के बाद में इनका शासनकाल आया था, और इनका शासनकाल 1856 से लेकर 1872 तक चला। और उस समय
आपके जो 1857 क्रांति के जो प्रमुख वायसराय थे यहाँ पर, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यानी कि इनको भारत के गवर्नर जनरल की बाद उपाधि जो दी गई थी, वायसराय की उपाधि दी गई थी। तो 1858 के अधिनियम के अकॉर्डिंग भारत का जो गवर्नर जनरल था अंतिम, उसको भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो कब बना दिया गया था? 1858 के अधिनियम के तहत। ओके, कह रहे हैं अभ्युदय और मर्यादा समाचार पत्रिकाएं प्रकाशित की गई हैं। किसने प्रकाशित की गई हैं? जीएल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय या बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे हम कहते हैं गीता रहस्य। किस नाम से जानते हैं उसको? हम गीता रहस्य के नाम से जानते हैं। जो पुस्तक आपके मांडले जेल में लिखी गई थी बर्मा में 1906 में। तो अपनी कारावास के दौरान उन्होंने पुस्तक लिखी थी और उन्होंने एक आंदोलन में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। लेकिन जैसे ही वो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु और असहयोग आंदोलन दोनों 1 अगस्त 1920 को हुए थे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे महामदन मोहन मालवीय, तो इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी 1916 में। चौरी चौरा कांड का मुकदमा लड़ा था। चौरी चौरा कांड का मुकदमा लड़ा था और यहीं से ये बेहद प्रसिद्ध हो गए भारत के इतिहास में, क्योंकि असहयोग आंदोलन इसीलिए बंद किया गया था क्योंकि भारत में चौरी चौरा का कांड हुआ था। और चौरी चौरा कांड में जो मुकदमा लड़े थे मदन मोहन मालवीय लड़े थे। और इस प्रश्न का आंसर भी क्या होगा? मदन मोहन मालवीय होगा। तो अभ्युदय और जो आपके मर्यादा समाचार पत्र या पत्रिकाएं हैं वो किसने लिखी थी? मदन मोहन मालवीय ने लिखी थी। प्रसिद्ध कहाँ से हुए थे? तो बीएचयू की स्थापना करने के लिए प्रसिद्ध नहीं हुए थे, लेकिन एक प्रसिद्ध हुए थे आपके चौरी चौरा कांड के समय। इन्होंने बहुत सारे भारतीय सैन्य, हम बोल सकते हैं भारतीय व्यक्तियों को बचा लिया था। तो उसके लिए क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो यही आंसर होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने भ्रंश प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो भ्रंश प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वे नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं उसमें कौन सी नदियां प्रसिद्ध है? नदियां भारत में 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक देखिएगा आपके, ठीक है, इधर क्या है आपकी? बंगाल की खाड़ी। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है आपकी? तो बंगाल की खाड़ी। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इस साइड में क्या है? तो इस साइड में आपके अरब सागर। कौन सा सागर है इस साइड में? तो अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो देखिएगा जो नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं वो नदियां मैक्सिमम कहां में गिरेंगी? अरब सागर में गिरेंगी। और जो नदियां भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती हैं वो कहां गिरेंगी? आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? आपके डेल्टा का। और भ्रंश घाटी में गिरने वाली नदियां जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो 2 नदियां ऐसी भी हैं, नर्मदा और ताप्ती, ऐसी 2 नदियां हैं जो डेल्टा ना बनाकर आपके कहां पर बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण वो नहीं करती हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका देखिएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, यानी कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अब भारत की पहली स्वतंत्र परियोजना 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी घाटी की परियोजना, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी घाटी पर स्थापित की गई और नाम दिया गया दामोदर घाटी परियोजना, उसको नाम दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा आपके? दामोदर। ओके, क्या होगा? दामोदर। कारण भारतीय संविधान में संविधान संशोधन
की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो प्रश्न यह है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है, अगर बात करेंगे कनाडा के संविधान की, तो कनाडा के संविधान से देखिएगा, सबसे पहले तो अपशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई हैं। राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण किया है। फ्रांस की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहां से ग्रहण किया हमने? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो अगर बात करेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान के भाग यानी कि 25 भाग में से 20 भाग के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और इसके लिए भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद बनाया गया जिसे कहते हैं 368 अनुच्छेद। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग नंबर 20 किस अनुच्छेद में है? तो 368 अनुच्छेद में आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया आती है। ओके, जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं, और जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान भी कहते हैं। किस संविधान के नाम से जानते हैं? तो बीमर संविधान के नाम से भी जानते हैं। और भारतीय संविधान में अगर बात करेंगे तो भाग नंबर 18, किस भाग में बात करेंगे? तो भाग नंबर 18 की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग नंबर 18 के अंतर्गत क्या रखे गए हैं? आपातकालीन उपबंध रखे गए हैं। और भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। किस प्रकार की हैं? 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं भारतीय संविधान में। तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस अधिनियम के तहत आती है? तो 368 अधिनियम के तहत आती है। अधिनियम आपका यानी कि किस अनुच्छेद के तहत आती है? 368। भारतीय भाग में 20वें भाग में है। किस देश के संविधान से ली है? तो हमने संविधान ग्रहण किया है आपके लिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। तो भारतीय संविधान में बहुत अवयव है आपकी अभिष्ट शक्तियां होगी। राज्यपाल का पद हो गया, कहां से लिया हमने? कनाडा से लिया है। ठीक है, तो इस तरह हमारा प्रश्न बनता है। ठीक है, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। ठीक है, आप सभी लोग ज्ञान जीएस के परिवार से जुड़ जाइएगा। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अच्छी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब हमारा पार्ट नंबर 13 की ओर हम बात करेंगे, यानी पार्ट नंबर 13 की ओर हम चलेंगे। ठीक है, और धीरे से 14, उसके बाद 15, और आपका कंप्लीट 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और 1000 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके पास जब नोट्स होंगे तो उन 1000 क्वेश्चनों की डिटेल को हम बहुत ही जल्द यानी कि 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम 1-1, 2-2 घंटे भी पढ़ते हैं तो लगातार आप बने रहिएगा। इसके बाद हम सीरीज आप नेक्स्ट चालू करेंगे 5000 प्रश्नों की, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए होंगे। किसी भी एक परीक्षा के लिए स्पेशल नहीं, लेकिन सभी परीक्षाओं के लिए होंगे। और एक क्लास आपकी कंप्लीट चलती रहेगी जब तक हमारे 5000 प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। ओके, अब मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।